Dear students, this is Shikha, lecturer psychology from डाइट हापुड़ गाजियाबाद। DLED द्वितीय सेमेस्टर के पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का विषय लैंगिक असमानता तथा उसके प्रभाव का भाग 2 आज हम पढ़ेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि किस तरह से शिक्षा लैंगिक समानता के प्रति लोगों में संवेदनशीलता को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस विषय को पढ़ने के उपरांत प्रशिक्षु लैंगिक असमानता के निवारण में शिक्षा की भूमिका से परिचित हो सकेंगे। प्रशिक्षु महिलाओं के शैक्षिक उत्थान के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों से भी परिचित हो सकेंगे तथा वे न्याय सम्यता यानी इक्विटी या समानता इक्वालिटी के अंतर को समझते हुए व्यवहारिक जीवन में सामाजिक भलाई के लिए इसका उपयोग कर सकेंगे। लैंगिक भेद हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गया है, इसलिए माता पिता या दूसरे लोग अपनी बेटियों से असमान व्यवहार करने के बावजूद समझ नहीं पाते कि वह किसी तरह का भेदभाव भी कर रहे हैं। जेंडर इनइक्वालिटी ने अपनी जड़ें हमारे देश में इतनी मजबूत कर ली हैं कि लोग पुरुषों और महिलाओं या बेटों या बेटियों में अंतर करने के बावजूद ये समझ नहीं पाते कि वे कुछ असामान्य कर रहे हैं। उनको लगता है कि यह सब सामाजिक मानदंडों के हिसाब से सही हो रहा है। जेंडर इनइक्वालिटी को दूर करने में शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल साबित हो सकती है। महिलाओं का शिक्षित होना किसी भी समाज के विकास के लिए प्रगति के निर्धारण का मापदंड होता है। उनकी शिक्षा और उनकी शैक्षिक दशा उनके राजनीतिक और सामाजिक अधिकार के संकेतक होते हैं। महिला साक्षरता का सकारात्मक संबंध बाल विकास, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, निम्न जन्म दर एवं मृत्यु दर से है। भारत सरकार के योजना आयोग ने महिलाओं के विकास एवं उनकी आधिकारिकता को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया है: स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कल्याण। अगर एक महिला शिक्षित होती है तो वो अपने बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सकती है, अपने बच्चों, अपने परिवार के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सकती है, जिससे जो बच्चों में कुपोषण की वजह से मृत्यु दर है उनकी वो कम होगी। कम उम्र में अशिक्षित होने के कारण जो छोटे बच्चों का विवाह हो जाता है और वो गर्भवती हो जाती हैं, उससे जो उनकी मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है, वो उस पर रोक लगेगी। इसके अलावा एक शिक्षित महिला परिवार नियोजन के कार्यक्रम को अपनाकर असीमित रूप से बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगा सकती है। तो शिक्षा जो है वो सिर्फ महिलाओं को सशक्त करने का कार्य नहीं करती, बल्कि पूरे समाज का कल्याण करने का कार्य करती है। महिला सशक्तिकरण में एवं जेंडर इनइक्वालिटी को दूर करने में एजुकेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे एजुकेशन इम्प्रूव्स वेजेस एंड जॉब्स फॉर विमेन। महिला अगर शिक्षित हो तो उसे अपने कार्य का उपयुक्त पारिश्रमिक मिलेगा। इसके अलावा रोजगार के भी नए नए अवसर पैदा होंगे। एजुकेशन मेक्स विमेन हेल्दियर। अगर महिला शिक्षित है तो वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी, उसके प्रति जागरूक रहेगी। एजुकेशन एम्पावर्स विमेन टू फाइट फॉर देयर राइट्स। अगर एक महिला शिक्षित है तो वो अपने अधिकारों से परिचित होगी और उसके लिए लड़ने की क्षमता उसके अंदर होगी। एजुकेशन प्रोटेक्ट गर्ल्स फ्रॉम हार्मफुल प्रैक्टिसेस। अगर बच्चियां पढ़ी लिखी हों, लड़कियां पढ़ी लिखी हों, तो जो बचपन में बाल विवाह हो जाता है या चाइल्ड मैरिज उनकी कर दी जाती है बहुत ही कम उम्र में, उसकी शिकार बनने से वो बच सकती हैं। इसके अलावा जो एजुकेशन है वो सिर्फ महिलाओं को ही सशक्त नहीं करती, बल्कि वो पुरुषों के विचारों या उनकी धारणाओं में भी परिवर्तन लाती है। अगर पुरुष भी शिक्षित हों तो महिलाओं के प्रति उनके मन में जो रूढ़िवादी विचार हैं उसको भी बदला जा सकता है। एक अशिक्षित पुरुष और शिक्षित पुरुष में यही अंतर है कि अशिक्षित पुरुष जो है उसके विचारों को बदलना कठिन है, लेकिन शिक्षा के द्वारा अगर कोई पुरुष शिक्षित है तो महिलाओं के प्रति उसके मन में जो नकारात्मक विचार हैं या जो रूढ़िवादी विचार हैं या जो स्टीरियोटाइप्स हैं उनको बदलने में हम सक्षम हो सकते हैं। इसीलिए जो शिक्षा है वो सिर्फ महिलाओं के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। महिला सशक्तिकरण के लिए या महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा कई सारी योजनाएं व कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें शिक्षा योजना आयोग है जिसने महिला शिक्षा को अपनी नीतियों का केंद्र बिंदु बनाया है। इसके अलावा महिलाओं के शैक्षिक उत्थान के लिए कई सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें महिला समाख्या योजना, जिसका आरंभ 1988 में किया गया था।
इसका जो गठन था वो जनरली ग्रामीण महिलाएं जो हैं या जो लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप की महिलाएं हैं उनकी शिक्षा या उनके प्रति बढ़ रही हिंसा या उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए बनाया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग जिसका गठन 1992 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था, जिसका जो एम था या जो एम है वो है प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन इन इंडिया, मतलब जो भारतीय महिलाएं हैं उनके कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जिसका आरंभ 2004 में किया गया था, इसमें जो 75% जो सीट है वो अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं या बच्चियों के लिए है तथा 25% जो सीट है वो गरीबी की रेखा से नीचे की बच्चियों के लिए है। ये आवासीय विद्यालय हैं। इसके अलावा साक्षर भारत अभियान जिसका आरंभ 2009 में किया गया था, इसका जो मोटिव था वो था 80% लिटरेसी अटेन करना नेशनल लेवल पे, तथा जो महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं उनके बीच के जो लिटरेसी गैप है या जो दोनों के बीच में साक्षरता में जो अंतर है उसको कम करना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जिसका आरंभ 2015 में किया गया था, जो इस सोच के साथ किया गया था कि अगर बेटियां पढ़ेंगी तभी उनका उत्थान हो पाएगा, तभी वो अपने आप को बचा पाएंगी, तभी वो अपने आप को इक्वालिटी यानी समानता पर ला पाएंगी। टाइम टू टाइम बहुत सारे एनजीओज, बहुत सारे कार्यक्रम इस तरह के चलाए जाते रहे हैं जिसमें शिक्षा के द्वारा जेंडर इनइक्वालिटी को कम करने के प्रयास किए जाते रहे हैं, जो बालिकाएं हैं उनको शिक्षित करने के उद्देश्य से। अगर हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, तो हमें इक्विटी के बारे में भी पता होना चाहिए। कई बारी लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी। तो यहाँ पर जो समानता है और न्याय संहिता है, दोनों के बीच में जो अंतर है उसको समझना भी आवश्यक है। सबसे पहले हम ये समझ लें कि इक्वालिटी क्या है, समानता क्या है। समानता का मतलब है सेमनेस, यानी सबको बराबर मिलना। Equality is not affected by the need of the people of the society. Equality या समानता का लोगों की नीड या आवश्यकता से कुछ लेना देना नहीं है, जिसको अगर किसी को कितनी भी आवश्यकता हो सबको बराबर मिलेगा। Equality is measurable. Equality measurable भी है, उसको नापा जा सकता है। It does not vary and neither matter whoever looks at it. यानी ये मेजरेबल है। जैसे आपके पास अगर 4 बॉल्स हैं और आपने बोला कि मेरे पास 4 बॉल है, मैंने सबको बराबर दिया, तो यानी वो मेजरेबल है कि आपने सबको एक एक दिया होगा। इट इज़ नॉट कंसर्न विथ द डिफरेंसेस और गैप बिटवीन 2 और मोर ग्रुप्स। सामने कौन खड़ा है, वो बड़ा है, छोटा है, बूढ़ा है, इससे कोई मतलब नहीं है, सबको बराबर मिलना। दैट इज इक्वालिटी। इक्विटी क्या होती है? इक्विटी का अर्थ है फेयरनेस और जस्टिस, न्याय संहिता, यानी न्याय के हिसाब से सबको देना। नीड बेस्ड अप्रोच, यानी जिसको जितनी आवश्यकता है उसको उतना मिलेगा। इक्विटी इज सब्जेक्टिव, इट डिफर्स फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन एंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यानी जो इक्विटी है वो सिचुएशन टू सिचुएशन ये चेंज होती रहती है। जैसे कि आज मान लीजिए एक पर्सन को आपने कोई चीज़ 2 दी है, लेकिन कल उसको कम ज़रूरत है तो आपने उसको 1 ही दी, या उसको ज़्यादा ज़रूरत है तो आपने उसको 2 की जगह 3 दे दी। तो ये बदलती रहती है। इट आइडेंटिफाइज द डिफरेंस एंड ट्राइज टू रिड्यूस द गैप बिटवीन द 2 ग्रुप्स। यानी ये डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करती है कि किसको कितनी ज़रूरत है और उनकी नीड या आवश्यकता के हिसाब से उस गैप को फिल करती है। जैसे मान लीजिए एक परिवार है, उसमें एक लड़का है और एक लड़की है। सपोज जो पेरेंट है वो 2 चॉकलेट लड़के के लिए लाए और 2 चॉकलेट लड़की के लिए लाए, दोनों के लिए बराबर। दिस इज इक्वालिटी। लेकिन उनको ये याद आया कि कल मेरी बेटी का जन्मदिन है और मेरी बेटी की 2 बहुत अच्छी सहेलियां भी हैं। कल वो स्कूल जाएगी तो वो उससे चॉकलेट मांगेंगी, लेकिन इसके पास तो 2 ही है। तो वो क्या कर सकते हैं? वो अपने बेटे से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि तुम एक चॉकलेट अपनी बहन को दे दो क्योंकि इसको ज़रूरत है, कल इसका जन्मदिन है। तो उन्होंने एक चॉकलेट लेकर अपनी बेटी को दे दी, यानी अब बेटे के पास रही 1 और बेटी के पास 3, एक अपने लिए और 2 अपनी सहेलियों के लिए। तो ये क्या हुआ? इक्विटी, यानी ज़रूरत के हिसाब से जितनी जिसको ज़रूरत है। अगर मैं कहूँ कि जैसे कि रोजगार के महिलाओं और पुरुषों को रोजगार के जो समान अवसर हैं, यानी जहाँ पर पुरुष अप्लाई कर पा रहे हैं वहाँ पे महिलाएं भी अप्लाई कर पा रही हैं, दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो ये क्या है? ये इक्वालिटी है। जिस ट्रेन में, जिस मेट्रो में या जिस बस में महिला सफ़र कर रही है उसी में पुरुष भी सफ़र कर रहा है। दिस इज़ इक्वालिटी। लेकिन आपने कहीं कहीं देखा होगा कि महिलाओं के लिए बस में, मेट्रो में
या ट्रेन में बोगी या सीट्स वगैरह रिजर्व रहती हैं, ये इक्विटी है। ये क्यों होती है? क्योंकि जो महिलाएं हैं उनकी शारीरिक बनावट ऐसी है कि उनकी जो शारीरिक क्षमता है या उसकी नीड है समटाइम्स, जैसे कि अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसको बैठने की ज़्यादा आवश्यकता है किसी पुरुष के कंपैरिजन में, या अनिवार्यता है बैठने की उसकी। तो अगर आप उसको वो सीट दिलवा रहे हैं या उसके लिए आपने रिजर्व की है तो ये इक्विटी है, फेयरनेस है, जस्टिस है। जैसे मान लीजिए कि आप एक नॉर्मल पर्सन है, सपोज आप उसको साइकिल दे रहे हैं, दोपहिया वाहन दे रहे हैं, वहीं एक और पर्सन है जो दिव्यांग है, जो अपने पैरों पे चल नहीं सकता, तो आप उसको भी दोपहिया वाहन देंगे तो कैसे काम चलेगा? तो यहाँ पे आप इक्वालिटी शो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इक्वालिटी की जरूरत नहीं है, यहाँ इक्विटी की जरूरत है। यहाँ आप उसको तिपहिया वाहन दे सकते हैं क्योंकि वो उसके ज्यादा काम आएगा, उसकी आवश्यकता उसको उसकी है। तो ये क्या है? इक्विटी। तो समाज में इक्विटी और इक्वालिटी दोनों साथ साथ चलते हैं। तो जहां हम जो लैंगिक भिन्नता की बात कर रहे हैं या जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम महिलाओं के साथ या पुरुषों के बीच में इक्विटी और इक्वालिटी दोनों की नीड को पूरा होना आवश्यक है। यूएनओ के पूर्व सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान का कहना है, जेंडर इक्वालिटी इज मोर देन अ गोल इन इटसेल्फ. It is a precondition for meeting the challenge of reducing poverty, promoting sustainable development and building good governance. अर्थात जो लैंगिक समानता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को पूर्ण करने के बाद ही कोई देश अपने देश से गरीबी को हटा सकता है तथा सतत विकास कर सकता है। एक अच्छी सरकार वह है जहां पर महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार दिए जाते हों। ऐसा कहा जाता है कि men are from earth and female are also from earth, then what's the difference? तो एक अच्छी सरकार को महिलाओं और पुरुषों दोनों की क्षमताओं का उपयोग करते हुए, दोनों को समान अवसर देते हुए देश के विकास में दोनों की समान भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। धन्यवाद।